रामनगर के एक छोटे से घर में रमेश और सुरेश नाम के दो भाई अपनी माँ राधा के साथ रहते थे। पिता के अचानक निधन के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। रमेश, अब पिताजी नहीं रहे तो जमीन जायदाद का बंटवारा भी आज ही हो जाना चाहिए। मैं शहर जाकर बड़ी नौकरी करूंगा। वहां इस गांव की मिट्टी में उलझे रहने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है इस उम्र में। भैया, अभी तो पिताजी को गए मुश्किल से कुछ ही दिन हुए हैं, थोड़ा समय तो निकाल लीजिए। इतनी जल्दबाजी में बंटवारे की बात करना मुझे इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। जरा रुक जाइए भैया। तू हमेशा से ही भावुक बातों में उलझा रहता है रमेश। मुझे शहर में अपना भविष्य बनाना है। जितनी जल्दी ये जमीन बट जाए उतना अच्छा। माँ की जिम्मेदारी अब से तुझे ही उठानी होगी। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। बेटा सुरेश, ऐसे मत बोल। मैं तुम दोनों की माँ हूँ। मुझे किसी पर बोझ की तरह मत सोचा कर। मैं जहाँ भी रहूंगी खुश रहूंगी। बस तुम दोनों भाई हमेशा प्यार से रहना, यही मेरी सबसे आखिरी इच्छा है। सुरेश बेटा, माँ बाप की जिम्मेदारी दोनों भाइयों की बराबर होती है। ऐसे अकेले रमेश के कंधों पर सब कुछ डालकर शहर भाग जाना किसी भी तरह से सही नहीं है। थोड़ा सोच समझकर फैसला लो इस पूरे मामले में आज। काका, आप गांव वाले पुरानी बातों में उलझे रहते हो। जमाना बदल गया है। शहर में तरक्की करनी है तो पीछे कुछ भी नहीं रखना चाहिए। रमेश यहीं रहकर खेती बाड़ी और माँ दोनों संभाल लेगा आराम से। भैया, आप बेफिक्र होकर शहर जाइए। माँ की हर जिम्मेदारी अब से मेरी है। आप बस कभी कभी माँ का हालचाल पूछ लिया कीजिए। इतनी सी बात के लिए माँ को याद कर लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा भैया। अरे सुनिए जी, बड़े भैया अपना फैसला कर चुके हैं। अब हमें उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। माँ हमारे साथ रहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो हमारे लिए बोझ नहीं, आशीर्वाद है इस घर की। ठीक है, फिर तुझे पथरीली और बंजर जमीन मिलेगी और मुझे उपजाऊ हिस्सा जो सड़क के पास लगता है। वैसे भी तुझे तो बस खेती से मतलब है। मुझे तो अपना हिस्सा बेचकर सीधा शहर जाना है। जैसी आपकी मर्जी भैया, मुझे किसी हिस्से से कोई शिकायत नहीं है। जमीन चाहे जैसी भी हो, मेहनत से उसमें सोना उगाया जा सकता है। आप बेफिक्र होकर अपना फैसला लीजिए। मुझे इसमें कोई भी एतराज नहीं है भैया। नमेश बेटा, तू इतनी आसानी से सब कुछ मान क्यों लेता है? तेरा हक खुलेआम मारा जा रहा है और तू फिर भी चुपचाप सहन कर रहा है। कभी तो अपने बारे में भी सोच लिया कर। ऐसे कब तक चलेगा भला? काका, माँ का आशीर्वाद और भैया की खुशी मेरे लिए किसी भी जमीन से ज्यादा कीमती है। मुझे पूरा यकीन है कि मेहनत करूंगा तो यही बंजर जमीन भी एक दिन जरूर हरी भरी हो जाएगी। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा, देर मत करो। मुझे कागजात लेकर आज ही शहर के लिए निकलना है। वहाँ नौकरी का इंतजाम पहले से हो चुका है। वक्त बहुत कीमती है मेरे लिए। यहाँ रुककर बर्बाद करने का मेरे पास समय नहीं। बेटा, जाते जाते एक बार मुड़कर तो देख ले। तेरी माँ का दिल आज बहुत भारी हो रहा है। पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी। बस अपना ख्याल रखना और कभी कभी अपनी बूढ़ी माँ को फोन कर लेना बेटा। सुरेश अपने हिस्से के कागजात लेकर उसी शाम गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल पड़ा। पर उसे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि आज लिया गया यह फैसला आने वाले सालों में उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट कर रख देगा। हाँ भाई, अब तो मैंने बड़ी गाड़ी भी खरीद ली है। ये शहर सच में मेरे लिए ही बना है। गांव की उस मिट्टी और उन गरीब रिश्तों को छोड़कर आना मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे सही फैसला था, सच में। सुनिए जी, थोड़ा पानी तो पी लीजिए। सुबह से बिना रुके काम कर रहे हैं। इस पथरीली जमीन में इतनी मेहनत करके भी अभी तक कोई फसल नहीं उग पाई है। मुझे बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। अरे भाग्यवान, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये जमीन आज बंजर जरूर है, पर मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन यहीं से सबसे अच्छी फसल निकलेगी। बस थोड़ा धीरज रखना होगा हमें।
हार मानने से तो कुछ हासिल नहीं होता। बेटा रमेश, इतनी धूप में इतना मत थका कर खुद को। अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखा कर। तेरे बड़े भाई का तो कभी फोन तक नहीं आता। पता नहीं वो शहर में कैसा होगा आजकल इस वक्त। माँ, भैया अपनी नई जिंदगी में व्यस्त होंगे शायद। आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके पास हमेशा। आपको किसी भी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगा। बस आप अपना ख्याल रखा कीजिए हमेशा की तरह। राम राम रमेश बेटा, आज तुझे एक जरूरी बात बतानी है। शहर से एक व्यापारी आने वाला। तुझे इतनी मेहनत करते देखकर मेरा दिल भर आता है। तेरे पिता कहते थे मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज तू उनकी वो बात सच साबित करने ही वाला है शायद। माँ, वैसे मुझे कल गांव में किसी से पता चला था कि शहर में भैया की कंपनी के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। आजकल वहाँ बहुत उठापटक और घाटे की बातें सुनने में आ रही हैं। पता नहीं सच में क्या हो रहा है। क्या कहा तूने? सुरेश की कंपनी में घाटा हो रहा है? हे भगवान, वो अकेला वहाँ कैसे संभाल पाएगा सब कुछ? मेरा दिल तो अभी से बहुत बेचैन होने लगा है उसके लिए। पता नहीं वो ठीक भी होगा या नहीं। माँ, आप ज्यादा परेशान मत होइए। हो सकता है ये सिर्फ अफवाह हो। फिर भी अगर सच में भैया मुश्किल में हैं तो हमें उनका साथ जरूर देना चाहिए। आखिर मुसीबत के वक्त ही तो असली भाई काम आता है इस दुनिया में। रमेश और गौरी नई उम्मीद के सहारे बंजर जमीन को सोना बनाने की तैयारी में जुट गए थे, पर माँ के दिल में सुरेश की चिंता एक कांटे की तरह चुभने लगी थी। आखिर शहर में सुरेश के साथ सच में क्या होने वाला था? सर प्लीज एक आखिरी मौका दीजिए मुझे। मैं कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। इस वक्त मेरे पास कोई और सहारा नहीं है। अगर ये नौकरी भी हाथ से चली गई तो मैं सच में बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा इस शहर में। कुछ ही दिनों में सुरेश की कंपनी भारी घाटे में डूबकर पूरी तरह बंद हो गई। दिखावे के चक्कर में उसने कभी कोई बचत नहीं की थी, जिसकी वजह से वह रातों रात एक पाई का भी मोहताज हो गया था। यार, कुछ दिनों के लिए मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे। मेरी नौकरी चली गई है, घर का किराया भी नहीं दे पा रहा हूँ इस महीने। तू ही मेरा सबसे पुराना और सच्चा दोस्त है। इस मुश्किल घड़ी में मुझे मत छोड़। सुरेश भाई, माफ करना, इस वक्त मेरे पास भी कुछ नहीं है। वैसे भी अब मुझे निकलना है कहीं जरूरी काम से। फिर कभी बात करते हैं आराम से। अभी थोड़ी जल्दी में हूं मैं। माफ करना दोस्त। जिन दोस्तों के साथ सुरेश ने अपनी सारी दौलत उड़ाई थी, आज मुसीबत के वक्त वही सारे दोस्त एक एक करके उससे मुंह मोड़ चुके थे। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो आज मुझे अपने ही घर की दहरी याद आ रही है। माँ के आंसू, रमेश का त्याग, सब कुछ आज मुझे बार बार आंखों के सामने घूम रहा है इस वक्त। अरे सुरेश बेटा, ये तेरी हालत कैसे हो गई इतनी बुरी? तू तो बड़ा साहब बना फिरता था ना इस शहर में। आज सड़क किनारे अकेला है। चल मेरे साथ, तुझे आज ही रामनगर लेके चलता हूं मैं। काका, मैं अब किस मुंह से रामनगर वापस जाऊं?
मैंने तो माँ को बोझ समझकर छोड़ दिया था, रमेश का हक भी छीन लिया था। अब वहां जाकर सबका सामना करने की मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है काका। बेटा, एक माँ कभी अपने बेटे से नाराज नहीं रह सकती, और रमेश का दिल तो तूने खुद देखा है कितना बड़ा है। गलती मान लेने में ही असली इंसानियत होती है। चल अपने घर की तरफ चल अब। रामदीन काका के समझाने पर सुरेश की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह टूटे कदमों से अपने गांव की तरफ चल पड़ा था, पर उसे ये डर सता रहा था, क्या रमेश और माँ सच में उसे माफ कर पाएंगे आज इतने सालों बाद? सुनिए जी, देखिए तो हमारी मेहनत आखिर पूरी तरह रंग ला ही दी। इस बंजर जमीन पर अब सोने जैसी फसल लहलहा रही है। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर पूरा यकीन नहीं हो पा रहा इस वक्त, सच में। भाग्यवान, ये हमारी मेहनत और माँ के आशीर्वाद का ही नतीजा है। अगर हम दोनों ने हार मान ली होती तो आज ये हरियाली कभी नहीं दिखती। अब हमें इस कमाई से घर की हालत भी थोड़ी बेहतर बनानी है। वो सामने कौन आ रहा है काका के साथ? ये चाल तो जानी पहचानी सी लग रही है मुझे। हे भगवान, कहीं ये मेरा सुरेश तो नहीं? मेरा दिल अभी से इतना जोर से क्यों धड़कने लगा है अचानक? माँ, ये तो सच में भैया ही हैं, पर इनकी ये हालत, इतने दुबले पतले और परेशान क्यों दिख रहे हैं भैया? लगता है काका ने जो बात बताई थी वो सच में बहुत बुरी निकली है इस बार। दूर से आते सुरेश को देखकर रमेश और माँ का दिल एक साथ कई भावनाओं से भर उठा। जा बेटा, रुक मत, हिम्मत कर और आगे बढ़। माफी मांगने में कभी देर नहीं होती, बस दिल सच्चा होना चाहिए। चल जा अभी इसी वक्त। सुनिए जी, भैया बहुत टूटे हुए लग रहे हैं। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप उनसे नाराजगी मत दिखाइएगा। इस वक्त उन्हें हमारे प्यार और अपनेपन की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये मुझे यकीन है। भैया, आप डर क्यों रहे हैं? चलिए अपने घर चलते हैं। हमारा घर आज भी उतना ही आपका है जितना पहले था। रमेश के इन चंद शब्दों ने सुरेश के दिल को भीतर तक झकझोर कर रख दिया, पर उसके मन में अब भी एक डर बाकी था। क्या वह अपनी माँ की आंखों में देखने की हिम्मत जुटा पाएगा जिसे उसने कभी बोझ समझकर छोड़ दिया था? माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने तुम दोनों को इतने साल तक बोझ समझकर तड़पाया। अपनी सारी दौलत और घमंड में तुम दोनों को भुला बैठा था। आज सब कुछ लुट जाने पर समझ आई मेरी सबसे बड़ी गलती। बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। तू आज लौट आया, यही मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। तेरे बिना ये घर हमेशा अधूरा अधूरा सा लगता था। चल उठ अब बेटा। भैया उठिए ना, आप मेरे बड़े भाई हैं। आपको मेरे सामने इस तरह झुकने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ, अब से हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। यही घर हमेशा से आपका भी रहा है भैया। रमेश, इतना कुछ करने के बाद भी तू मुझे इतनी आसानी से माफ कैसे कर सकता है? मैंने तो तुझसे तेरा हक तक छीन लिया था, फिर भी तू मुझसे इतने प्यार से बात कर रहा है। मुझे बहुत शर्म आ रही है। भैया, खून के रिश्ते जमीन और पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। मुझे उस दिन बंजर जमीन मिली थी तो मैंने उसे मेहनत से हरा भरा बना लिया। आज आप भी हमारे साथ रहेंगे तो ये घर और भी खुशहाल हो जाएगा भैया। भैया, पहले आप कुछ खा लीजिए। बहुत दिनों से भूखे प्यासे लग रहे हैं आप। अब ये घर आपका ही है। यहाँ आपको किसी भी बात की कोई कमी महसूस नहीं होगी। बस आप हमेशा हमारे साथ ही रहिएगा आपसे, इसी तरह। ये देखकर दिल को बहुत सुकून मिला बेटा। आखिरकार ये परिवार फिर से एक हो गया। सच्चा प्यार और माफी ही असली दौलत होती है। बाकी सब तो बस आते जाते ही रहते हैं इस दुनिया में हमेशा से। काका, आज मुझे समझ आया कि मैंने पैसों और शहर की चमक दमक के पीछे भागकर अपनों को खो दिया था। अब से मैं रमेश के साथ खेतों में मेहनत करूंगा। पैसा नहीं, अपनों का साथ ही इस दुनिया की असली इज्जत होती है। आज मेरी सबसे बड़ी दुआ पूरी हुई है।
मेरे दोनों बेटे एक साथ एक ही छत के नीचे प्यार से खड़े हैं। इससे बड़ी खुशी इस बुढ़ापे में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है आज। रमेश, अब से हर फैसला हम दोनों भाई मिलकर लेंगे। ना तू अकेला बोझ उठाएगा, ना मैं कभी घमंड में तुझसे दूर जाऊंगा। ये वादा है मेरा तुझसे। आज इसी आंगन में हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। उस दिन रामनगर के उस छोटे से घर में ये सीख हमेशा के लिए गूंज उठी कि दौलत और घमंड इंसान को कुछ पल की चमक तो दे सकते हैं, पर सच्चा सुख हमेशा अपनों के साथ और सच्चे प्यार में ही मिलता है।